नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, अभी लफड़ा चल रहा है एससी और एसटी आरक्षण का। तो दोस्तों, ये आरक्षण क्या, इसमें लफड़ा क्या नहीं, आप लोगों को वीडियो मिल गई होगी। और मैं आरक्षण क्या है, इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, इसकी एक सीरीज आज से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और एससी एसटी के लोगों ने 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान भी किया है और हो भी जाएगा। सपोर्ट करिए सब लोग। आरक्षण है तभी तक सिस्टम सही है, बाकी आरक्षण खत्म सिस्टम खत्म। तो दोस्तों, आज से ये सीरीज शुरू हो रही है। आरक्षण भाग 1 है, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए और आरक्षण के बारे में पूरा डिटेल से हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत में आरक्षण खत्म करने की मांग क्यों होती रहती है? इस वीडियो को देखने के बाद आरक्षण से संबंधित लगभग सभी पूर्वाग्रहों और अपेक्षों की सत्य समझने में आपको मदद मिलेगी। पहले आरक्षण की पृष्ठभूमि, आवश्यकता, रूप और प्रकाश को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भारत में आरक्षण की पृष्ठभूमि गुलाम भारत में दलितों के पास किसी भी प्रकार का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार नहीं था। पिछड़े और दलित गुलामों के भी गुलाम थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 में पिछले वर्ग से गरीबी दूर करने और राज्य को प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण का प्रस्ताव किया था। कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गों और समुदायों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए 1902 की अधिसूचना जारी की गई। यह अधिसूचना भारत के दलित वर्गों को कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। आरक्षण कोई अनहोनी घटना नहीं है या एकदम से कोई नई बात नहीं है। वंचित वर्ग को आरक्षण भारत में ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों में दिया जाता है, जिसका नाम और रूप भिन्न भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में आरक्षण को एफर्मेटिव एक्ट कहा जाता है। एफर्मेटिव एक्ट का मतलब समाज के वर्ग तथा नस्ल भेद के शिकार लोगों के लिए सामाजिक समता का प्रावधान करता है। स्वीडन में आरक्षण को जनरल अफर्मेटिव एक्ट कहा जाता है। इसी प्रकार ब्राजील में आरक्षण को वेस्टिबुलर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे पीसीएल बोर्ड में 40% महिला आरक्षण है। इसी प्रकार दुनिया के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम से आरक्षण दिया जाता है। अतः आरक्षण सामान्य नहीं बल्कि बेहद सामान्य प्रणाली है। किंतु भारत के आरक्षण का विरोध क्यों होता है, इसे भी आप यहाँ भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। आजाद भारत में वास्तविक आरक्षण की पृष्ठभूमि और क्रियान्वयन गुलाम भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अथक प्रयासों से अछूतों को जो अधिकार दिया था उसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड को घोषित किया, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभ्याओं की सदस्य संख्या बढ़कर दोगुनी कर दी गई थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभ्याओं की सदस्य संख्या बढ़कर दोगुनी कर दी गई थी। अल्पसंख्यक विशेष सीटों वाले संप्रदाय की संख्या बढ़ा दी गई, जिसमें मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ों जातियों, भारतीयों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों को रखा गया। अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों को हिंदुओं से अलग किया गया मानकर उनके लिए भी प्रथम निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। कम्युनल अवार्ड के द्वारा अंग्रेजों शासन से दलितों व अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार देने का प्रावधान किया था, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों का नतीजा था, जिसका विरोध हिंदुओं ने किया, जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को तो स्वीकार कर सकते थे पर दलितों के अधिकार को देना नहीं, क्योंकि वो उन्हें अपना
खानदानी गुलाम समझते थे। और इस मानसिकता से आज भी कई हिंदू उभर नहीं पा रहे हैं। वास्तव में कम्युनल अवार्ड से दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, जिससे वे अपने प्रतिनिधित्व एवं चुनने के लिए सक्षम हो गए थे और वे उसकी आवाज बन सकते थे। इसके साथ ही दोहरे वोट से अधिकार के कारण सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में सवर्ण हिंदू भी उन पर निर्भर रहते और दलितों को नाराज करते की हिम्मत नहीं करते। इससे हिंदू समाज में एक नया समीकरण बना सकता था, जो दलित मुक्ति का रास्ता प्रस्ताव करता। तो गांधी जी ने हिंदू समाज और हिंदू धर्म के विघटित होने की झूठी दुहाई देकर तथा आमरण अनशन का अनैतिक हथकंडा अपनाकर दलितों की राजनीतिक स्वतंत्रता का आहन कर लिया, जिस कारण दलित सवर्णों के फिर से राजनीतिक गुलाम बन गए। गांधी जी 4 जनवरी 1932 से यरवदा जेल में ही थे। उन्होंने वहीं से इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट के अनुसार कम्युनल अवार्ड को निरस्त कर दिया गया, अर्थात जो अधिकार बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाकर कम्युनल अवार्ड के रूप में अछूतों के लिए हासिल किया था, उसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी जी के जान देने की सनगी हट के कारण छोड़ना पड़ा। यहीं से आज के आरक्षण का जन्म हुआ। कम्युनल अवार्ड छोड़ने के बदले में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 71 के स्थान पर 147 सीट आरक्षित कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीट दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इस पैक्ट के द्वारा शिक्षा बजट का कुछ भाग भी दलितों के लिए आरक्षित किया गया और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों को भर्ती की सुनिश्चित किया गया। इस आरक्षण रूपी समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबा साहब ने गांधी जी को जीवन दान दिया। अब आप समझ गए होंगे कि आरक्षण खैरात या भीख नहीं, यह दलितों के पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने के प्रतिपल के रूप में था। यह प्रतिपल भी नहीं कहा जाना चाहिए। वास्तव में यह तो रोते हुए बच्चे के हाथ में से 100 का नोट छीनकर 1 रुपए की मूल्य वाली कैंडी पकड़ाने के समान है। कम्युनल अवार्ड में जो प्रथम निर्वाचन था अधिकार मिला था, वह सोना था, तो उसे छोड़ने के बदले में आरक्षण मिला वह पीतल है। इस आरक्षण को भी आज तक सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। यह आज भी आधा और अधूरा ही है। इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश में 2021 में प्राथमिक विद्यालय में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की पिछड़ा वर्ग की 6,000 आरक्षित सीटों से उन्हें वंचित कर दिया गया। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? यह सही है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी, किंतु यह भी सही है कि आरक्षण का उद्देश्य आज तक पूरा नहीं हुआ। यदि आरक्षण का महत्व उद्देश्य पूरा हो गया तो क्या आप बता सकते हैं कि आज तक भारत का प्रधानमंत्री कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का क्यों नहीं बना? मैं राष्ट्रपति पद की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में शासन की सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री पद में है, निहित होती है, ना कि राष्ट्रपति पद में। आजाद भारत में प्रथम आम चुनाव में बिना आरक्षण के कोई भी दलित संसद में या विधानसभाओं में प्रवेश नहीं कर पाया। वही स्थिति आज 70 साल के आरक्षण के जारी रहने के बाद भी आप कितने ऐसे दलित सांसद या विधायक का नाम बता सकते हैं जो किसी सामान्य सीट से जीतकर आए हों? आप हैरान होंगे कि यह संख्या शायद 0 या 0 से आसपास ही होगी। अब आप बताएं, क्या आरक्षण का उद्देश्य आपको पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है? उत्तर आप पर छोड़ रहा हूं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी हम बात करेंगे। ऐसे लगातार 8-10 पार्ट आएंगे, लगातार आप देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।